वेलकम बैक टू संघर्ष IQ। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड साउंड। सो आज के सेशन में हम 23 टू 29 दिसंबर वीक के करंट अफेयर्स को पढ़ने वाले हैं। ये सेशन 2024 का आखिरी करंट अफेयर सेशन होगा। इसके बाद हम मिलेंगे नए साल में। सो आई विश ऑल ऑफ यू विद ग्रेट सक्सेस एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज इन 2025। सो आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट के बारे में, जिसको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रिसेंटली लॉन्च किया था खजुराहो मध्य प्रदेश में। देन वर्ल्ड का लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनने जा रहा है ब्रह्मपुत्र रिवर पे इन चाइना। इंडिया का इसरो स्पेस टॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पेडएक्स मिशन PSLV-60 से हम लॉन्च करने जा रहे हैं, और ऐसा करने वाले हम फोर्थ कंट्री हैं। इंडिया का पहला बायो बिटुमिन बेस्ड हाईवे NH44 स्ट्रेच पे बना है। सो NH44 हमारा लार्जेस्ट नेशनल हाईवे है, इंडिया का लार्जेस्ट नेशनल हाईवे है, जिसकी लेंथ अप्रोक्सीमेटली 4100 किलोमीटर है फ्रॉम श्रीनगर टू कन्याकुमारी। कुवैत ने दिया है अपना हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर टू प्राइम मिनिस्टर मोदी। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी रिसेंटली कुवैत के दौरे पे थे, वहां पे उनको ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिला है। नेशनल कंज्यूमर्स डे ऑब्जर्व किया था December 24th। So let us learn all these things together. Which country is building the world's largest hydroelectric dam? So कौन सी कंट्री बनाने जा रही है वर्ल्ड का लार्जेस्ट हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम? तो ये है चाइना। So China has officially approved the construction of the world's largest hydropower dam on the lower reaches of the Yarlung Tsangpo River. So वहां पे इसको यारलुंग सैंगपो रिवर कहा जाता है और इंडिया में इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। तो ये भी फैक्ट हमें याद रखना है। चाइना ने ऑफिशियली अप्रूव किया है वर्ल्ड का लार्जेस्ट हाइड्रो पावर डैम ऑन द लोअर रीचेस ऑफ द यारलुंग सैंगपो रिवर इन तिब्बत तिब्बत एरिया में, जिसको इंडिया में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। सो ये एम्बिशियस प्रोजेक्ट जनरेट करने वाला है 300 बिलियन किलोवाट आवर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एनुअली। सो 300 बिलियन किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी ये एनुअली जनरेट करेगा, और ये 3 टाइम्स है of the current largest dam, the Three Gorges Dam. So this is the Three Gorges Dam in China, जो कि करंटली लार्जेस्ट डैम है वहां का। सो ये पिक्चर है थ्री गॉर्जेस डैम की। स्लाइनेक्स बाइलेटरल नेवल एक्सरसाइज इज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? सो स्लाइनेक्स बाइलेटरल नेवल एक्सरसाइज कौन सी कंट्रीज के बीच में होती है? इंडिया एंड श्रीलंका। सो बाइलेटरल नेवल एक्सरसाइज दोनों देशों की नेवल एक्सरसाइज है, इंडिया एंड श्रीलंका, जो कि हो रही है अंडर द एजिस ऑफ ईस्टर्न नेवल कमांड इन विशाखापट्टनम। सो विशाखापट्टनम है आंध्र प्रदेश में, जिसको वाइजैक भी कहा जाता है। सो ये एक्सरसाइज हो रही है अंडर द एजिस ऑफ ईस्टर्न नेवल कमांड इन वाइजैक, विशाखापट्टनम, श्रीलंका एंड इंडिया। Kaveri engine, which was in news recently, has been developed by which organization? So Kaveri engine जो recently news में था, इसको किसने डेवलप किया है? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, गैस टरबाइन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि DRDO का इंस्टीट्यूट है, एंड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। सो इसका करेक्ट आंसर है गैस टरबाइन रिसर्च इंस्टीट्यूट। सो गैस टरबाइन रिसर्च इंस्टीट्यूट इज अ पार्ट ऑफ द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सो किसकी आर्म है ये? DRDO की, जिसने अनाउंस किया है कि कावेरी इंजन हैज बीन क्लियर्ड फॉर इन फ्लाइट टेस्टिंग। मतलब इसको हम इन फ्लाइट टेस्ट कर सकते हैं एक्चुअल सिनेरियो में, और ये बनाया गया था विद एम ऑफ पावरिंग द लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस। जो हमारा इंडिजिनस तेजस एयरक्राफ्ट है, उसको पावर करने के लिए यह प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। Recently, the bald eagle has been officially declared the national bird of which country? So the bald eagle को nationally bird of which country officially declare किया गया है? ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो ऑन 24 दिसंबर 24 दिसंबर को वहां के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक लैंडमार्क लॉ साइन किया, ऑफिशियली डेजिग्नेटेड द बॉल्ड ईगल एज द नेशनल बर्ड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। सो अभी तक इसको फॉर्मली रिकॉग्नाइज नहीं माना गया था, बट इसको एज अ सिंबल ऑफ अमेरिकन स्ट्रेंथ मानते रहे हैं बॉल्ड ईगल को फॉर नियरली 250 ईयर्स, बट इसको अब ऑफिशियली डेजिग्नेट किया है एज द नेशनल बर्ड ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। वेयर विल द हॉकी इंडिया लीग 2024-25 बी हेल्ड? सो हॉकी इंडिया लीग 2024-2025 कहाँ खेली जा रही है? तो ये खेली जा रही है इन रौरकिला ओडिशा। रौरकिला Odisha. So Hockey India League 2024-2025 is scheduled to start on December 28th. So December 28th को start हो चुकी है at the Birsa Munda Hockey Stadium in Rourkela. This league marks the return of the tournament after a 7-year hiatus. So 7 सालों के बाद ये
ओडिशा में होने जा रही है और मेंस एंड वुमेन्स कॉम्पिटिशन्स दोनों ही टीम्स इसमें पार्टिसिपेट करेगी। Who recently laid the foundation stone of the केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट। जो एक हिस्टोरिकल रिवर लिंक प्रोजेक्ट है केन बेतवा, जिसको रिसेंटली इनोग्रेट किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली ले डाउन किया है फाउंडेशन स्टोन ऑफ 49,000 करोड़। सो हम देख सकते हैं कितनी डेंसिटी पे ये प्रोजेक्ट होने जा रहा है। 49,000 करोड़ इसमें इन्वेस्ट होगा इन खजुराहो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के खजुराहो में ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। This project is considered crucial for solving the water crisis in 30 districts. So बुंदेलखंड रीजन के, ये वाला बुंदेलखंड रीजन है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कंजक्शन पे है बुंदेलखंड रीजन। उसके 13 डिस्ट्रिक्ट्स के वाटर क्राइसिस को ये सॉल्व करेगा, बेनिफिटिंग अराउंड 65 लाख पीपल। अगर हम केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट की बात करें तो यहाँ पे केन रिवर से सरप्लस वाटर को ट्रांसफर किया जाएगा टू द बेतवा बेसिन। सो केन रिवर से सरप्लस वाटर को ट्रांसफर किया जाएगा टू द बेतवा बेसिन टू हेल्प इरिगेट द बुंदेलखंड रीजन, ये वाला रीजन। सो दिस इज द बुंदेलखंड रीजन। यहाँ पे हम देख सकते हैं उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश के जंक्शन पे है बुंदेलखंड रीजन। उसको इरिगेट करने के लिए, वहां के वाटर क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए ये प्रोजेक्ट बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। दी 230 किलोमीटर कंक्रीट केनाल, 230 किलोमीटर का कंक्रीट केनाल बनेगा जो कि झांसी, बांदा एंड महोबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी एंड टीकमगढ़, पन्ना एंड छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी से पास करेगा। सो ये यूपी और एमपी दोनों को ही हेल्प करेगा इन टर्म्स ऑफ मीटिंग देयर इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर नीड्स। इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर दोनों के लिए हेल्प करेगा। और इसमें एक जो कंसर्न वाली बात है कि पन्ना टाइगर रिजर्व का काफी सारा हिस्सा इसमें डिफोरेस्टेशन में आएगा। अप्रोक्सीमेटली 10% हिस्सा पन्ना टाइगर रिजर्व का डिफोरेस्टेशन में चला जाएगा। तो ये भी बात ध्यान रखनी है कि कौन सा टाइगर रिजर्व इससे इफेक्ट होगा, पन्ना टाइगर रिजर्व इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। Who was recently appointed as the chairman of the National Human Rights Commission. So किनको as 9th chairman, so 9वें chairman बने हैं वी रामा सुब्रमण्यम of National Human Rights Commission. So former Supreme Court Justice V Subramaniam was appointed chairperson of the National Human Rights Commission on 23rd December. So ये अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने की है अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। सो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये भी ध्यान रखना है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। अगर हम इसकी कॉम्पोजिशन की बात करें, इसमें एक चेयरपर्सन होता है, 5 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, 7 टीम मेंबर्स होते हैं। चेयरपर्सन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। या तो रिटायर्ड चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के, या तो रिटायर्ड जज है सुप्रीम कोर्ट के। सो हमने लास्ट स्लाइड में देखा वी रामा सुब्रमण्यम रिटायर्ड जस्टिस जज थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। देन 5 फुल टाइम मेंबर होते हैं, जिसमें से एक होता है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और एक होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट एंड 3 अदर मेंबर्स जिनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होती है इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन राइट्स। उसमें से एक होनी चाहिए वुमेन। सो 1 आउट ऑफ 3 शुड बी अ वुमेन। और 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं, जैसे कि चेयरपर्सन होते हैं ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, बैकवर्ड क्लासेस, डिसेबिलिटीज, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड वुमेन एंड चाइल्ड राइट्स। सो 7 एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं जो इसके मेंबर होते हैं। What was the primary pollutant released into the Black Sea during the recent oil spill? So कौन सा primary pollutant था जो recently Black Sea में release किया गया है during the recent oil spill? So this is mazout. So mazout एक heavy fuel oil है. So 2 Russian flagged oil tankers were damaged during a storm near the Kerch Strait, releasing thousands of tons of heavy fuel oil. सो रिसेंटली एक चक्रवात के दौरान, स्टॉर्म के दौरान 2 रशियन फ्लैग ऑयल टैंकर्स डैमेज हो गए थे, जिसने रिलीज किया थाउजेंड ऑफ टन्स ऑफ हैवी फ्यूल, जिसके चलते वहां पे फेडरल लेवल इमरजेंसी डिक्लेयर किया रशिया ने। सो फेडरल लेवल इमरजेंसी डिक्लेयर किया रशिया ने फॉलोइंग ए कैटास्ट्रोफिक ऑयल स्पिल अलोंग द ब्लैक सी कोस्ट अफेक्टिंग मेरीन इकोसिस्टम्स, लोकल कम्युनिटीज एंड टूरिज्म। Who was recently been invited to become an honorary cricket member of the Melbourne Cricket Club? So किनको इनवाइट किया गया है मेलबर्न क्रिकेट क्लब का ऑनररी क्रिकेट मेंबर बनने के लिए? ये है सचिन तेंदुलकर। सो सचिन तेंदुलकर ने ये इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया है टू बिकम एन ऑनररी क्रिकेट मेंबर ऑफ द मेलबर्न क्रिकेट क्लब, रिकॉग्नाइजिंग हिज अनपैरेलल्ड contributions to cricket. Which category was not one of the 7 recognized in प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार? सो हमारे राष्ट्रपति जी ने, द्रौपदी मुर्मू जी ने रिसेंटली प्रेजेंट किए हैं 17 राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अवार्ड्स, और उसमें से लिटरेचर एक कैटेगरी नहीं है।
सो 7 कैटेगरीज हैं: आर्ट एंड कल्चर, ब्रेवरी, इनोवेशन, साइंस, सोशल सर्विस, स्पोर्ट्स एंड इन्वायरमेंट, और लिटरेचर इनमें से नहीं है। और इस अवार्ड को इंस्टीट्यूट किया जाता है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। और इस साल टोटल 17 अवार्ड्स थे, इसमें से 7 बॉयज एंड 10 गर्ल्स थी। In which year Indian government announced to celebrate Veer Bal Divas on December 26th annually? So वीर बाल दिवस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया था 2022 में। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्री गुरु गोबिंद सिंह जी अनाउंस किया था कि वीर बाल दिवस ऑब्जर्व एनुअली ऑब्जर्व किया जाएगा ऑन December 26 to commemorate the unparalleled sacrifices of साहिबजादा जोरावर सिंह एंड साहिबजादा फतेह सिंह, जो कि जंगर सन्स थे गुरु गोबिंद सिंह जी के, जिनको टॉर्चर और मार्टियर किया था वजीर खान ने, मुगल गवर्नर ऑफ सरहंद। सो जिंदा चिनवा दिया था दीवारों में मुगल गवर्नर ऑफ सरहंद वजीर खान ने इन दोनों साहिबजादों को, जोरावर सिंह एंड फतेह सिंह जी को, और उनके अनपैरेड सेक्रीफाइस को कमेमोरेट करने के लिए ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है 26 दिसंबर को। Who was appointed as the governor of Manipur by the president of India? So governor of Manipur अपॉइंट हुए हैं रिसेंटली अजय कुमार भल्ला, जो रिप्लेस करेंगे अनुसुईया उके को, और इससे पहले ये यूनियन होम सेक्रेटरी रह चुके हैं अजय कुमार भल्ला। इसी के साथ साथ आरिफ मोहम्मद खान को केरला से बिहार का गवर्नर बना दिया। पहले ये केरला के गवर्नर थे, अब इनको बिहार का गवर्नर बना दिया। राजेंद्र वी आर्लेकर पहले बिहार के गवर्नर थे, अब इनको केरला का गवर्नर बना दिया। और जनरल वीके सिंह को मिजोरम का गवर्नर बनाया गया। सो दिस वर द रीसेंट अपॉइंटमेंट्स, गवर्नर्स ऑफ मणिपुर, केरल, बिहार एंड मिजोरम। When is गुड गवर्नेंस डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? सो गुड गवर्नेंस डे इंडिया में कब ऑब्जर्व किया जाता है? ऑन 25 दिसंबर। सो 25 दिसंबर, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की बर्थ एनिवर्सरी है, उस दिन गुड गवर्नेंस डे ऑब्जर्व किया जाता है। सो 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न मिला, और इनका जन्म हुआ था दिसंबर 25, 1924 इन ग्वालियर। What is the theme for Republic Day 2025 टैब्ल्यू? सो 26 जनवरी को रिपब्लिक डे टैब्ल्यू की थीम क्या है? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। सो पता है न्यू दिल्ली में पूरी परेड की जाती है, रिपब्लिक डे परेड की जाती है, उसमें अलग अलग मिनिस्ट्रीज, अलग अलग स्टेट से टैब्ल्यूस आते हैं। तो इसकी थीम रहेगी स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन है गोल्डन इंडिया हेरिटेज एंड डेवलपमेंट। गोल्डन इंडिया हेरिटेज एंड डेवलपमेंट। On which national highway was India's first bio-bitumen based highway stretch inaugurated? So कौन से नेशनल हाईवे पे इंडिया का पहला बायो बिटुमेन बेस्ड हाईवे स्ट्रेच इनोग्रेट हुआ था? ये इनोग्रेट हुआ है NH44 इन मानसर, नागपुर, महाराष्ट्र। सो महाराष्ट्र के मानसर एरिया में ये स्ट्रेच इनोग्रेट किया गया था। और NH4 की बात करें तो ये इंडिया का लॉन्गेस्ट हाईवे है, इंडिया का लॉन्गेस्ट हाईवे है, जिसकी लेंथ अप्रोक्सीमेटली 411 किलोमीटर है फ्रॉम श्रीनगर टू कन्याकुमारी। तो ये भी फैक्ट हमें पता होना चाहिए। What is the name of Kuwait's highest civilian honor awarded to Prime Minister नरेंद्र मोदी? सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली 2 दिन की कुवैत की यात्रा पे थे, वहां पे उनको हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया गया, ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। सो ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर कुवैत का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, एंड इनको कॉन्फर किया गया है एज ए जेस्टर ऑफ गुडविल एंड फ्रेंडशिप। Who did India defeat to win the inaugural Women's Under-19 T20 Asia Cup? सो पहला वुमेन अंडर-19 T20 एशिया कप का टाइटल इंडिया ने किसको हरा के जीता? सो इंडिया ने हराया बांग्लादेश को। और इसको होस्ट किसने किया था? मलेशिया ने इसको होस्ट किया था इवेंट को। और इंडिया ने अपना पहला वुमेन अंडर-19 T20 एशिया कप जीता बाय डिफीटिंग बांग्लादेश बाय 41 रन्स। सो 41 रन से बांग्लादेश को हरा के इंडिया ने इनॉग्रल वुमेन अंडर-19 T20 एशिया कप का टाइटल जीता। What is the theme of National Consumer Day 2024? सो नेशनल कंज्यूमर डे 2024 की थीम क्या रही है? ये है वर्चुअल हियरिंग्स एंड डिजिटल एक्सेस टू कंज्यूमर जस्टिस। सो नेशनल कंज्यूमर डे हर साल सेलिब्रेट किया जाता है दिसंबर 24 टू मार्क द इम्पोर्टेंस ऑफ द कंज्यूमर मूवमेंट इन इंडिया। ये डे कमेमोरेट करता है द इनेक्टमेंट ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। सो जिस दिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इनेक्ट हुआ था, उस दिन को ये कमेमोरेट करता है, विच सेफगार्ड्स कंज्यूमर्स
अगेंस्ट अनफेयर प्रैक्टिसेस एंड एक्सप्लॉयटेशन। बट अब इसका नया वर्जन भी आ चुका है, अब नया 2019 का लॉ है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 एक नया लॉ बन चुका है जिसने इस लॉ को रिप्लेस किया है। Which ministry has introduced the Rashtraparv website and app to provide convenient access to information about national festivals? So कौन सी मिनिस्ट्री ने राष्ट्रपर्व वेबसाइट एंड ऐप को लॉन्च किया है जो कि इंफॉर्मेशन देता है अबाउट नेशनल फेस्टिवल्स? सो ये है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। सो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये राष्ट्रपर्व वेबसाइट एंड ऐप को लॉन्च किया है जो कि सिटीजन्स को इजी इंफॉर्मेशन देता है और नेशनल फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री। So that is it for this session. Please like, share, subscribe and comment your feedback. संघर्ष IQ की टीम की ओर से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर 2025।